हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल में। मैं हूं मनीष और यहां हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको जो आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी टीजीटी का, टीजीटी 2022 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, उसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आपको सॉल्व करना था, या जो इसके आंसर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि ये पेपर कैसा था। ये पेपर इजी था, या ये मॉडरेट था, या ये टफ था। ठीक है, तो ये पेपर टफ तो नहीं था। ठीक है, मॉडरेट भी इसको नहीं कह सकते। ये बहुत इजी लेवल का एक पेपर था। कैसे इजी था, ये जब आप 125 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करोगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ बताता चलूँगा कि ये कैसे इजी था। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आपने अगर अपने नोट्स पढ़े होते, ठीक है, अगर आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हैं और उन्हीं को आपने बार बार रिवाइज किया होता, मतलब आपका रिवीजन बहुत अच्छे से किया होता, तो आप भी मेरे साथ यही कह रहे होते कि हाँ, ये जो पेपर है बहुत इजी था, ऐसा आप कह सकते थे। लेकिन ना तो आपके नोट्स सही से बने होंगे और ना ही आपने उसको बार बार रिवाइज करा होगा। बार बार रिवाइज का मतलब, मेरे कहने से मतलब है कि जब तक आपने उन नोट्स को 10 से 15 बार रिवाइज नहीं करा है, तब तक आपको ये पेपर आसान नहीं लगेगा, तब तक आपको ये मॉडरेट लगेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं ये पेपर मुश्किल है। ठीक है, और टफ तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये पेपर सिलेबस के बाहर से नहीं था, ये पूरा सिलेबस से था। और ऐसा नहीं था कि इसमें कोई भी क्वेश्चन जो CSIR या नेट लेवल का था। ठीक है, ये पेपर जो है आपके टीजीटी लेवल के हिसाब से ही बनाया हुआ था और एक आसान सा क्वेश्चन पेपर था। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे थे ये पेपर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी था। लेंदी का मतलब है कि आप 2 घंटे में इसको नहीं कर सकते, तो ऐसा भी नहीं है। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आप मेरे साथ 125 क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं आपको बताता हूँ। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट में आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा, जिसके बाद अगले 20 से 25 मिनट में आप अपनी OMR शीट को भर सकते थे। ठीक है, तो मतलब ये आपका पेपर आराम से 2 घंटे में हो सकता था। यहाँ पर भी ये लेंदी नहीं था। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपने अपने नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है और ना ही उनका रिवीजन किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि 125 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने थे और ऐसी कौन कौन से शब्द आपको क्वेश्चन में पकड़ने थे जिनसे आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें इस तरफ लिखा हुआ है प्लांट की डिजीजेस। ठीक है, इस तरफ प्लांट की डिजीजेस लिखी हैं और इस तरफ लिखा हुआ है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किससे होती है बीमारी। पहला है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, पोटैटो में लेट ब्लाइट जो रोग है वो किससे होता है, तो ये आपको पता था किससे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। आपको ये पता है ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। तो ए का क्या है, ए का है आपका 4। आपको ऑप्शन देखना था, ए का 4 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर था। अब आपको ये पूरा नहीं मिलाने बैठना है कि अच्छा बी है लूस मट ऑफ वीट अस्टिलेगो से होता है, अर्गोट ऑफ राई जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलियोट्राइकम से होता है, अर्गोट ऑफ राई क्लेविसेप से होता है। अब आपको ऐसे मिलाने नहीं बैठना था, मिलाने बैठोगे तो आपको टाइम कम लगेगा ही। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब मैंने आपको 3 से 5 सेकंड में दे दिया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन, ए का 4 देखा, टिक मारा, आगे बढ़े। सिंपल, ऐसे करना था ये पेपर। ठीक है, अब जो एक एक करके मिलाने बैठ जाएगा तो उसको तो ये पेपर टफ लगेगा ही और बोलेगा मेरे को लेंदी हो गया, तो वो गलती आपकी है। अगला क्वेश्चन, अगले में आपसे पूछा है स्ट्रक्चर और फंक्शन यहाँ पे दिए हैं और ये किस में होते हैं वो इस तरफ लिखा हुआ है।
पहला है क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम विद सेगमेंटल अरेंज नेफ्रिडिया। पहले में हमने पूछना है कि नेफ्रिडिया किस में मिलता है। दूसरे में पूछा है कि जॉइंटेड अपेंडिजेस किस में प्रेजेंट होते हैं, देखो ऐसे करना था। तीसरे में है कि मेंटल रेडुला और मस्कुलर फुट किस में प्रेजेंट होते हैं। चौथे में था कि वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो यहाँ पर ना इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता होता कि एस्टेरियासिस जो है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, ठीक है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो है ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना मतलब ये कॉकरोच है, आर्थ्रोपोडा है। पाइला जो है ये मोलस्का का मेंबर है, ठीक है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए था। ये जो फेरेटीमा है ये आपका एनालिड्स का मेंबर है, अर्थवॉर्म, ठीक है। ये एनालिडा का मेंबर है, ठीक है। तो आपने देखा कि मेंटल रेडुला और मस्कुलर फुट ये तीनों किस में प्रेजेंट होते हैं, मोलस्का में। तो मतलब सी का तो हो गया 2। अब आप यहाँ पे देख लो सी का 2 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। सी का 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आगे बढ़ो। बस अब आप मिलाने बैठ गए कि पूरा पढ़ने बैठ गए, सर्कुलर क्लोज सिस्टम विद सेगमेंटली अरेंज नेफ्रिडिया। अच्छा, फिर आपने देखा नेफ्रिडिया है तो किस में प्रेजेंट होता है, ये एनालिडा में होता है, तो फिर आप इसको मैच करने लगे। फिर आपने देखा वाटर वस्कुलर सिस्टम, अच्छा इकाइनोडर्मेटा में हो गई, यहाँ पर मिलाने लगे। अरे तो ऐसे तो टाइम लगेगा ही, आपको सीधा सीधा एक ऑप्शन ढूंढना है और आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ से भी देखते तो नेफ्रिडिया 1 का ए, तो 1 का ए किसमें है, 3 में है। तो अब आप देखोगे बी, बी का क्या था, ये जो जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं ये होते हैं आर्थ्रोपोडा में, मतलब बी का हो गया 3। अगर आप यहाँ बी का भी 3 देखते तो ए का 1 बी का 3, यहाँ तब भी आपका आंसर निकल जाता है ना। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर करना था। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्या था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको क्या अप्रोच रहनी थी सॉल्व करते समय। अब जो पेपर करके आ चुके हैं उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो आने वाली आपकी वैकेंसीज हैं, जैसा सुनने में आ रहा है टीजीटी की 2026 की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिनके एग्जाम जो हैं वो नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है, ठीक है। अभी उसका फॉर्म वॉर्म ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो ऐसा माना जा रहा है इस साल के लास्ट तक जो है उनके एग्जाम हो सकते हैं। तो अब आप पुरानी बातें छोड़ो, 2026 की आप तैयारी करो। और जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूँ, वैसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो जरूर आपका स्कोर जो है टीजीटी 2026 में ज़्यादा रहेगा इस पेपर के मुकाबले। और जो बच्चे अभी जीआईसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो नए बच्चे हैं जिनको 26 का एग्ज़ाम देना है, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप पूरा मेरे साथ देखिए, सॉल्व करने का अप्रोच देखिए और कितनी जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, यही आपको सीखना है, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं है कि एक का क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, 2 का आंसर डी है, ये देने का मतलब नहीं है। इसके लिए नहीं आया हूँ मैं आया हूँ कि आपको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्या आपको अप्रोच लगानी थी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। और कैसे आपको उस क्वेश्चन में से एक दो शब्द ऐसे पकड़ने थे जिससे आप सही आंसर तक पहुंच जाते, बस इतना समझाने आया हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रिसर्चर ने कंपेयर करा अर्ली क्लीवेज पैटर्न फ्रॉग में और चिकन एम्ब्रियो में। बस आपको इतना ही पढ़ना था। उसने अर्ली क्लीवेज पैटर्न जो है फ्रॉग और चिकन के एम्ब्रियो में देखा, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। ये डिफरेंस पूछ रहा है कि इनके क्लीवेज में, जो क्लीवेज पैटर्न में जो डिफरेंस है फ्रॉग और चिकन में, वो क्यों है। तो आपको पता है क्लीवेज जो है वो दो ही चीज पे डिपेंड करता है, यॉक पर, ठीक है। जो यॉक जो है YOL के, जो यॉक जो है उसका अमाउंट कितना है, मतलब कितना यॉक है, और वो एग में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो ही चीज निर्धारित करती हैं कि एक यॉक का जो है यॉक में किस तरीके का क्लीवेज होगा, ठीक है। बस, तो ऑप्शन क्या था आपका, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द एग। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। कितना समय लगा इसको करने में, मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड। अगर आप पढ़ने बैठ गए, ए रिसर्चर कंपेयर्स अर्ली क्लीवेज पैटर्न इन फ्रॉग एंड चिकन एम्ब्रियो, दे ऑब्जर्व रेडियल क्लीवेज इन वन स्पीसीज एंड डिस्कोइडल मीरोब्लिक क्लीवेज इन अदर, विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। तो फिर आपको ये मुश्किल से क्वेश्चन करने में ना 3 मिनट लग जाएंगे।
2 से 3 मिनट आपको बड़े प्यार से लग जाएंगे क्वेश्चन करने में। अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे फिर आप बोलोगे अच्छा यार एक में तो ये बोल रहा है डिस्कोइडल है और दूसरे में ये बोल रहा है रेडियल क्लीवेज है। अब आप ये ढूंढोगे रेडियल क्लीवेज किस में होता है, डिस्कोइडल किस में होता है, जबकि वो पूछ ही नहीं रहा है, वो सीधा ये पूछ रहा है क्लीवेज जो है किस पर डिपेंड करता है, तो यॉक के अमाउंट पर, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन पर। ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाया, आगे चले। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैटल ग्रेज ऑन ग्रासेस, कैटल ग्रेज करता है ग्रासेस पर, वाइट सर्टेन बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट पर फीड करती हैं कुछ बर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ग्रेजिंग एक्टिविटी, उनकी ग्रेजिंग एक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। द बर्ड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज फूड एबिलिटी, बर्ड को बेनिफिट हुआ है। दूसरा, वाइल द कैटल रिमेन अनअफेक्टेड, तो भाई एक को तो बेनिफिट हुआ है और दूसरा अनअफेक्टेड है, तो ये कौन से इंटरेक्शन में होता है, तो भाई ये वाला इंटरेक्शन होता है कॉमेंसलिज्म। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट था। सिर्फ आपको यही पहचानना था कि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड है, मतलब जीरो है, ना तो उसका फायदा है ना नुकसान है, तो ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। बस आपको ऐसे क्वेश्चन करने थे। अगला है मशरूम, मशरूम को बोलते हैं अगेरिकेल्स, अगेरिकेल्स में ये आता है। इसमें जो पार्शियल वेल है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच अडल्ट स्ट्रक्चर, मतलब पार्शियल वेन से क्या बनता है मशरूम में। ठीक है, तो ये जो आपका बनाता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एन्युलस, ANNULUS, ये एन्युलस को बनाता है, एन्युलस इसमें बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइलोड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, फाइलोड जो है किसका मॉडिफिकेशन है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो लीव्स होती है, लीव्स के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं फिलोड, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है एक मराइन वर्टिब्रेट है जिसमें जबड़ा नहीं है, लेग्स जॉ, पोजेस अ सर्कुलर सकिंग माउथ। अब आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए था कि सर्कुलर है, सर्कुलर सकिंग माउथ है, आपको बस यहाँ तक पढ़ना था। आपको सीधा पता लग जाता है कि सर्कुलर सकल माउथ किसमें जो होता है, सर्कुलर शकिंग माउथ जो होता है वो होता है साइक्लोस्टोमेटा में, साइक्लोस्टोमेटा में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पे ऐसे टिक मारना था, आगे बढ़ना था। क्या मतलब है ये एम्फीबिया देखूं, ये ऑस्टियोथाइस पढ़ूं, रेप्टाइलिया देखूं, क्या जरूरत है। मुझे सिंपल पता लगे कि सर्कुलर है, सकिंग है, माउथ है, तो ये इसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे बढ़ो, ऐसे टिक लगाओ, आगे बढ़ो, ऐसे करना था। बट ये तब होता जब आपके नोट्स में ये चीज लिखी होती और आपने उसको बार बार रिवाइज करा होता। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट होमोनिन स्पीसीज नोन टू यूज फायर एंड माइग्रेट वाइडली आउटसाइड अफ्रीका वॉज, वो पहले होमोनिन स्पीसीज बताओ जिसने फायर का उपयोग करा। ठीक है, फायर का उपयोग करा था होमो इरेक्टस ने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, जिसने सबसे पहले फायर का इस्तेमाल करा। बस। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है द कॉयर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसिफर, तो कॉयर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसिफर, बिल्कुल सही है। अगला है फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइबरस एक्टोकार्प ऑफ द फ्रूट, नहीं, तो एक्टोकार्प से ये नहीं होता है। ठीक है, एक्टोकार्प से हमें फाइबर नहीं मिलता है, तो आपका क्या है, एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना था और आगे आपने बढ़ना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ओव्यूल और उनके टाइप, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। अब आपको इतना पता होना चाहिए था कि जो आपके ओव्यूल कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जो आपको ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है, जो आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, इसमें क्या होता है, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ये तीनों किस में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो मतलब माइक्रोपाइल, चला जा, फ्यूनिकल, ऑल आर इन वन लाइन, वन लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी का 3 है, बी का 3 किस में है, एक ही में है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आगे चलो क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये नहीं भी पता था तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है इसमें ये हॉर्स शू शेप का होता है या सी शेप का होता है, तो सी का हो जाता 2, सी का 2 आप देख लेते तो सी का 2 भी इसी ऑप्शन में है, तो तब भी आप इसको कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि आप तीनों को मैच करो, कोई सा भी एक या दो से भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
हाउ डू जिब्रेलिन अफेक्ट सीड डोरमेंसी, जिब्रेलिन जो है वो सीड डोरमेंसी को कैसे अफेक्ट करता है। तो सीड डोरमेंसी में क्या करता है, एक तो ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को, और दूसरा जर्मिनेट करता है सीड को। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, ब्रेक डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है एन इकाइनोडर्म है, एन इकाइनोडर्म स्पेसिमेन शोज डैमेज रेडियल कैनाल। अच्छा, उसकी रेडियल कैनाल जो है डैमेज हो गई है। ठीक है, बट द रिंग कैनाल एंड मेट्रीपोराइड रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब ये दोनों सही है। विच फंक्शन कॉन्सिक्वेंसेज वुड मोस्ट लाइकली अकर, इनमें से क्या होगा, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन, इनएबिलिटी टू रिजनरेट आर्म, ट्यूब फिट अलोंग वन आर्म फेल टू फंक्शन प्रॉपरली, या फेलियर ऑफ गोनाड। गोनाड से कोई लेना देना नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम से भी कोई लेना देना नहीं है, इनएबिलिटी टू रीजनरेट आर्म, तो जनरेट आर्म को जनरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो तब होगा ना जब वो डैमेज होगी, जब वो बिल्कुल टूट के अलग हो गई होगी, लेकिन इसने कहा है डैमेज है, तो डैमेज में ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके नीचे वाला होगा कि ट्यूब फिट अलोंग वन आर्म फेल टू फंक्शन प्रॉपरली, ट्यूब फिट की एक आर्म के साथ फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि रेडियल कैनाल डैमेज है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एपोस्पोरी क्या होता है, एपोगेमी क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस, एमाइटोसिस। आपको इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि एपोस्पोरी है, एपोस्पोरी में सबसे पहले क्या बनता है, गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट सबसे पहले बनता है, और एपोगेमी में सबसे पहले बनता है स्पोरोफाइट। बस आपको ये दो बातें अगर पता होती तो ये आपका क्वेश्चन आप सही कर लेते। एपोस्पोरी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, तो मतलब ए का हो गया टू, ए का टू देख लो, ए का टू कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया। अच्छा, आपको नहीं पता तो आप दूसरा देख लेते, एपोगेमी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, मतलब दो का तीन, दो का तीन भी एक ही ऑप्शन में है, तब भी हो जाता। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता था, लेकिन आपको ये तो पता होता कि पार्थिनोजेनेसिस जो है इसका मतलब होता है एम्ब्रियो का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, तो मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर आपको ये भी पता होता सी का वन, तो सी का वन आपका दो जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब आप देखते कि इस डी का क्या है, डी का क्या है, एमाइटोटिक। एमाइटोटिक क्या होता है, एमाइटोटिक जो है वो क्या होता है, सेल डिवीजन विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, तो डी का हो जाता फोर। डी का भी अगर आप फोर कर लेते तो ये भी दो जगह है, तो मतलब ऊपर के दो में आपको एक में गैस करना होता, या तो आपको पता होना चाहिए था एपोस्पोरी में क्या होता है, गेमेटोफाइट पहले बनता है, एपोगेमी में स्पोरोफाइट पहले बनता है, बस। तो आप इस ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है विच प्रोटोजोअन्स कॉज एमीबाइसिस इन ह्यूमंस, ह्यूमन में एमीबाइसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। सीधा सीधा आपको पता था, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका करता है एमीबाइसिस। 3 सेकंड का क्वेश्चन है, बस 3 सेकंड का क्वेश्चन देखना है और आंसर पे टिक लगाना है, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, अम्बलीफेरी, कॉम्पोजिटी, लेबिएटी, लेग्यूमिने, यहाँ पे इनके दूसरे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए था कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए था कि जो लेग्यूमिनेसी है इसी का दूसरा नाम क्या है, फेबेसी। ठीक है, तो डी का क्या था, वन, डी का वन देख लो, डी का वन एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर है, आगे बढ़ो, बस इतना ही था। अब बाकी आपको पूरा ही करना है तो आप हिसाब लगाते रहो। अच्छा, अम्बिलीफेरी है, अम्बिलीफेरी को बोलते हैं एपीसीएसी। ठीक है, मतलब ऐसे आपको करते, आपको चारों को चेक करना था तो आप चेक करते रहते फिर। ठीक है, तो ऐसे भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कम समय में इसको कैसे सॉल्व करना था। आपने देखा लेबिएटी, लेबिएटी का मेलिएसी। अच्छा, आपने देखा कॉम्पोजिटी, कॉम्पोजिटी का ब्रासिगेसी। हो सकता है कोई ऑप्शन गलत हो ये कॉम्पोजिटी वाला भी, बट अभी क्या कर सकते हो, आप पे ऑप्शन ही नहीं है। और लेग्यूमिनेसी का फेबेसी आपको पता है, इस पे आप 100% श्योर हो, तो आपने ऑप्शन देखा, आंसर देखा, तो डी का वन एक ही में है, तो ये आपका आंसर मतलब सही है। हमें क्या मतलब है कि ये दूसरा ऑप्शन गलत भी है सही है, तो क्या करूं मैं, गलत सही भी है तो मेरा तो आंसर निकल रहा है ना। और आयोग ने यही दिया हुआ है डी का वन, या तो औरों में भी किसी का डी का वन होता तो मैं चेक करता, बट अगर डी का वन यही है तो मेरा यही आंसर सही है।
अब मैं क्यों मिलाऊं एक एक करके सबको। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा इज करेक्ट। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखो 125 में से 5 से 8 सवाल ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। ठीक है, इन हर पेपर में 8 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। तो 125 में से भी ये मान के चलूँ मैं कि 8 सवाल किसी को नहीं आते होंगे, तो आपकी कितने सवाल सही होने चाहिए थे, 117। तो यार आप 117 पे फाइट करो ना कि आपके 117 सवाल सही होने चाहिए। आप क्यों कह रहे हो कि 8 सवाल ऐसे थे जो किसी को नहीं आते थे, या पेपर से ज़्यादा थे, या टफ थे, अलाना फलाना, क्या ड्रामा है करने की। यार चुपचाप जाओ, 117 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, अपने घर आओ सही करके। सिंपल सा सवाल है ना। 125 में से 5-8 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, हर एग्जाम में होते हैं कि वो कोई ना कर पाए। तो उनको अगर मैं हटा भी दूं, तो 8 अगर मान लो मैंने हटा भी दिए, तो 117 क्वेश्चन बचे ना। तो आपको तो उन पे ध्यान दो, 117 पे। आपको क्या ड्रामा करने की जरूरत है कि 125 के 125 सही करने हैं। और नेगेटिव भी नहीं है, अगर अब 8 में से तुक्का भी लगाते तो एक दो तो कम से कम सही होगा भी ना। तो कोई बात नहीं, 117 पे आप फोकस करते। लेकिन नहीं, पेपर टफ है, पेपर ये है, पेपर वो है, पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अगला, मोनोट्रापा यूनिफ्लोरा जो है, इसमें आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे कि एक तो ये पैरासाइटिक है और दूसरा माइको हेट्रोट्रोफिक प्लांट है। तो नहीं, इसका ऑप्शन सी से ज़्यादा ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। पैरासिटिक प्लांट है, हमने मान लिया पैरासाइट की तरह है, लेकिन ये माइको हेट्रोट्रॉफी शो करता है। ठीक है, तो ये माइको हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, एक रेप्टाइल लिविंग इन डेजर्ट इकोसिस्टम कंजर्व वाटर एफिशिएंटली एंड प्रोड्यूस यूरिक एसिड। तो सिंपल सा बताया आपको, यूरिक एसिड बनाता है। तो यूरिक एसिड बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को कौन क्या कहते हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड के फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा सीधा आंसर हो गया था। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन को करने में, जो ये सीधे सीधे हैं। मैचिंग में और उसमें टाइम हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक साइटोजेनेटिक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि एक गैमीट फाउंड टू कंटेन 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21। 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21, सीधा सीधा आपको देख के याद आ गया कि ये ट्राइसोमी वाला केस है। इसमें हो रही है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी हो रही है 21 क्रोमोसोम की। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हमसे पूछ ले ये डाउन सिंड्रोम, ये किसका एग्जाम्पल है, तो हम बता देंगे डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का। दूसरा ये पूछ ले होता किससे है, तो हम बोल सकते हैं कि एन्यूप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी। तो हमें ये दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी। तो ये पूछ रहा है, इंस्टेड ऑफ वन, एक के बदले इसमें 2 कॉपी हैं क्रोमोसोम 21 की, विच म्योटिक एरर मस्ट लाइकली प्रोड्यूस दिस नॉर्मलिटी। अच्छा, कौन सा म्योटिक एरर इसमें रहेगा। तो आप एन्यूप्लॉयडी से एक स्टेप अगर पीछे जाओगे ना, तो एन्यूप्लॉयडी कब होता है कि जब क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, मतलब उसमें ना वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब दो क्रोमेटिड जो है वो जुड़े रहते हैं, वो सेपरेट नहीं हो पाते, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, DISJUNCTION। बस, अगर आपको ये बात पता होती तो आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए पे टिक करते और आगे बढ़ते, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग म्योसिस 1 और म्योसिस 2। बस इतना ही आपको देखना था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड प्राइमरली इन द रूट टिप एंड ट्रांसपोर्टेड एक्रोपेटली टू प्रमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ। एंटागोनिजिंग ऑक्सिन, ऑक्सिन का एंटागोनिस्ट जो है वो होता है साइटोकाइनिन। सीधा सीधा आंसर एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और आपने जिससे पढ़ा होगा उसने भी आपको बताया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा है, लेटरल बर्ड को कौन प्रमोट करता है, तो वो भी साइटोकाइनिन ही करता है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैचिंग का, कि तीनों स्पोरा में क्या होता है, बोइनहैविया में क्या होता है, बिग्नोनिया में क्या होता है, ड्रेसिना में क्या होता है। तो आपको सीधा सीधा देखना था कि ड्रेसिना क्या होता है, मोनोकोट स्टेम है। तो डी का है 3, डी का 3 किसी में है, डी का 3 एक में है। बस यही आपका आंसर है, आगे बढ़ो।
नहीं याद आ रहा है तो चलो ठीक है, बिग्नोनिया देख लेते हैं। तो बिग्नोनिया में जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम वेजिस पाए जाते हैं स्टेम में, ठीक है। तो अगर आपको सी का 4 भी पता होता तो सी का 3, सी का 3, सी का 2, सी का 4, सी का 4 भी आपको पता होता तब भी आप इस आंसर तक पहुंच जाते, आपका सही हो जाता। बाकी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये वो देखता है जिसके पास टाइम ज़्यादा हो, जिसको लगता है कि हाँ मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा है, बस ये वो करता है, ठीक है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे आपको सही आंसर तक पहुंचना है और कम समय में पहुंचना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है लिवर वॉर्ड्स के लिए? तो लिवर वॉर्ड डिफरेंट होते हैं मोसिस से, बिल्कुल सही है। राइजर्ड्स जो होते हैं लिवर वॉर्ड के दोनों होते हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर तो नहीं, सिर्फ यूनिसेलर होते हैं, मल्टीसेलर नहीं होते हैं, तो ये और स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला है मेम्ब्रेन बाउंड ऑयल बॉडीज पाई जाती हैं लिवर वॉट्स में, हाँ तो बिल्कुल पाई जाती हैं। अगला है स्टोमेटा आर नेवर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट और लिवर वॉट, लिवर वॉट में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, नहीं पाया जाता। ए सी डी तीनों सही हैं, ए सी डी मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए सी और डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है एक क्रोमोसोम प्रिवेंट्स द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इन डिवाइडिंग प्लांट रूट सेल बट डज नॉट अफेक्ट क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट मेटाफेज प्लेट विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज डिसरप्टेड। कहने का मतलब है सेपरेशन को रोकता है, तो सेपरेशन कहाँ पर होता है, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए सेपरेशन कहाँ पर होता है, एनाफेज में होता है। तो एनाफेज इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सेपरेशन से अगर बचाता है तो एनाफेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पता लगा है कि ऑटो इकोलॉजी के लिए कौन सी चीज सही है। तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल स्पेसिस और उसके एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन, सिंगल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल स्पेसिस और उसके एनवायरनमेंट का रिलेशन, बस आपने देखना था इंडिविजुअल स्पीसीज विद इट्स एनवायरनमेंट, बस आपने ये दो शब्द देखने थे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाना था, आगे चले जाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हेट्रोस्पोरी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ टेरिडोफाइट का तो नहीं होता, क्योंकि ये टेरिडोफाइट के बाद जिम्नो में भी होता है और एनजीओ में भी होता है, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है जो सिर्फ टेरिडोफाइट में पाया जाए और किसी में ना पाया जाए, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगला है हेट्रोस्पोरी इज अकरेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल सही है, हेट्रोस्पोरी इसी को कहा जाता है, ठीक है। अगला है हेट्रोस्पोरी is the essential prerequisite for the formation of seed as in spermatophyte। हेट्रोस्पोरी एसेंशियल प्रीरिक्विजिट कंडीशन है सीड बनने के लिए, बिल्कुल सही है, जैसा कि स्पर्मेटोफाइट्स में देखा जाता है। हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, सेम ऐसा ही ये चाहिए होता है, प्रीरिक्विजिट कंडीशन होती है सीड बनने के लिए, तो ये भी सही है। अगला है हेट्रोस्पोरी फीमेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट वाइल स्टिल ऑन द स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है। और ये सवाल ना बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है या अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो ये भी सही है तीसरा स्टेटमेंट, तो बी सी डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बी सी डी, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए माइक्रो आरएनए mRNA रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन बाय विच प्राइमरी मैकेनिज्म, उसका कौन सा प्राइमरी मैकेनिज्म है जिससे वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो वो क्या करता है, ठीक है, वो करता है प्रमोटिंग mRNA डिग्रेडेशन और ट्रांसलेशन रिप्रेशन को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ए पैरासिटोलॉजिस्ट नोट्स दैट ए फ्लैट वर्म। अब सीधा सीधा तो मैं यही समझाऊँ, फ्लैट वर्म कौन से होते हैं, फ्लैट वर्म क्या होता है, जो बिल्कुल चपटी जिनकी बॉडी होती है, लैक डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, और एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली थ्रू इट्स बॉडी सरफेस, वो अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को। तो आपको सीधा सीधा पता लग गया ना, इसमें फ्लैट वर्म भी है, बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा, टीनिया सोलियम प्लेटियलमाइंस, ठीक है।
प्लेटी को ही तो बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। प्लेटी का ही तो मतलब होता है फ्लैटवर्म। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, जिसकी बॉडी फ्लैट हो उसी को बोलते हैं प्लेटी, और इसके फाइलम को बोलते हैं प्लेटी हेलमाइंस। HELMINTHES। अगर आपने इस हिसाब से पढ़ा होता तो आप यहाँ पर टीना सोलियम को टिक करते और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, बस इन ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक, बस इतना ही पढ़ना था। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बस इतना ही पढ़ना था और टिक लगाना था, आगे चले जाना था, क्योंकि इसी की डेफिनेशन है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है जैसे जैसे एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक पर कोई स्पीसीज को अगर ये खाते रहते हैं तो इनकी बॉडी में टॉक्सिन जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। बस यही है, जैसे कि बर्ड्स में होता है। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है, जो उनकी अंडे की शेल होती है वो शेल फिर खराब होने लग जाती है, वो शेल डैमेज होने लग जाती है अगर उनकी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ गया तो। ठीक है, तो वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर फेमस एग्जाम्पल है डीडीटी का एक्यूमुलेशन, डीडीटी एक्यूमुलेशन का। ठीक है, यही पढ़ना था, आंसर लगाना था, आगे बढ़ना था। अगला, ये वो क्वेश्चन है जो हो सकता है आपको ना आता हो। जो 5 से 8 क्वेश्चन मैंने बताए थे उनमें से ये क्वेश्चन है। इसमें एजर्शन है कि 5 ब्रोमोसिल एंड 2 अमाइनो प्यूरिन आर बेस एनालॉग, ये दोनों बेस एनालॉग होते हैं। दे गेट इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा ये। दे गेट इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन and increase the frequency of mispairing and result in ATGC transition। ठीक है, तो एजर्शन ये है, रीजन ये है। एजर्शन और रीजन के हिसाब से आपको ये पता लगाना है कि एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों सही है, और जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आप छोड़ देते या आप तुक्का भी लगा लेते तो ठीक था, कोई बात नहीं, चलता है। वो 5 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक ये भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है इन एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा में विच टाइप ऑफ एस्कोकार्प इट कैरेक्टराइज बाय कंप्लीटली एनक्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने एस्कोमाइकोटा दे दिया, मतलब एस्कोमाइसिटी, उसके मेंबर में कंप्लीटली एनक्लोज स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। वहाँ पर होता है ना एपोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम, वो सब, तो बस यही है वो क्लिस्टोथीसियम जो होता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके एस्कोकार्प ऐसे होते हैं। ठीक है, एस्कोकार्प ऐसे लगे होते हैं, बस तो उसी को बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ने पूछा है इनमें से कौन सा नॉन सिम्बायोटिक मतलब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है फ्री लिविंग स्टेट में? तो आपको देखने से पता लग रहा होगा अजोटोबैक्टर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, पेपर आसान है करके जल्दीबाजी में या तो राइजोबियम पे टिक लगा दिया होगा या फ्रांकिया पे टिक लगा दिया होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग थोड़े ज़्यादा उतावले हो जाते हैं तो वो गलत कर देते हैं और इसको घर आके बोलते हैं कि हमने सिली मिस्टेक्स कर दी हैं। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स नहीं है, आपने रिवाइज कम करा है। अगर आप ज़्यादा रिवाइज करते तो आप सीधा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये ब्लंडर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आसान सवाल को गलत करोगे तो मतलब आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कम हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ए पॉपुलेशन ऑफ केव ड्वेलिंग सैलेमेंडर्स ग्रेजुअली लॉस्ट देयर फंक्शनल आई। मतलब एक सैलेमेंडर है, वो गुफा के अंदर रहता है और उसने अपनी क्या करा कि उसकी आंखों का जो फंक्शन है वो कम हो गया है। ठीक है, मतलब आंखों से उसको दिखना बंद हो गया क्योंकि वो बहुत समय से गुफा के अंदर रह रहा है, बहुत समय से। और अब क्या हुआ कि उसकी जो बच्चे हो रहे हैं उनमें कंप्लीटली डार्कनेस हो रही है, मतलब उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जीन बेपिस्टे लेमार्क का कौन सा मैकेनिज्म है जो इसको बेस्ट एक्सप्लेन करता है इस इवोल्यूशनरी चेंज को? तो आपको पता है कि लेमार्क ने क्या बताया था, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है,
कि भाई जिस ऑर्गन को आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो वो आपके बच्चों में क्या हो जाएगा, या तो वो गायब हो जाएगा या जो ऑर्गन है काम करना बंद कर देगा। बस यही बताया था। तो ऑप्शन देख लो, कंटिन्यूअस नॉन यूज ऑफ आईज इन डार्कनेस caused their gradual degeneration and this acquired reduction was inherited by offspring। बस ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाना था, आगे बढ़ना था। नेचुरल सिलेक्शन इसका आंसर था नहीं, आपको पता है डार्विन ने दिया है। आई का डिजनरेशन रेस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये ऑप्शन है नहीं। एक्यूमुलेशन हो गया, रैंडम म्यूटेशन का तो नहीं है, म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन नहीं है इसका आंसर। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान आई में कुछ चेंज हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सीधा सीधा दिया हुआ है, लेमार्क का नाम लिखा हुआ है और लेमार्क से एक ही जुड़ी हुई थ्योरी है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। बस इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन हो गया भाई, म्यूटेशन हो गया है एनएपी और एटीपीए के पंप में। ठीक है, म्यूटेशन हो गया जिसके कारण एटीपी और सोडियम पंप जो है काम नहीं कर रहा है न्यूरॉन्स में। अब इससे जो है कौन सी प्रॉब्लम होगी, फास्टर होगा प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नहीं होगा। इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा बनने लगेगा, तो क्यों बनेगा ज्यादा। दूसरा है एक्सेसिव कैल्शियम इनटू डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर आपका सोडियम पंप काम नहीं करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन में वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक पैरासिटिक निमेटोड है जो सरवाइव करता है होस्ट के इंटेस्टाइन में डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ह्यूमन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है लेकिन वो उसमें भी सरवाइव कर जाता है और वो होस्ट है इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, और विच स्ट्रक्चर फीचर प्रिवेंट्स डाइजेशन, वो उसको जो ह्यूमन के अंदर जो कहने का मतलब है जो HCl एंजाइम निकलता है वो उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा है और कोई उसको मैकेनिकल डैमेज भी नहीं कर पा रहा है, तो ये किसके कारण हुआ है। तो थिक कोलेजिनस क्यूटिकल, सिनकाइटियल एपिडर्मिस, रेडियल मसल्स या सिलोमिक सेप्टा। तो उसकी जो क्यूटिकल होती है मतलब बाहर की जो उसकी कवरिंग होती है वो बहुत थिक होती है जिसके कारण उसके ऊपर ना तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का प्रभाव पड़ता है और ना ही कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो होस्ट के इंटेस्टाइन में आराम से रह सकता है क्योंकि उसकी क्यूटिकल जो है वो बहुत थिक है और कोलेजन की बनी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। हालांकि ये भी पढ़ाया जाता है, जब आपको पढ़ाया जाता है ना इंटेस्टाइन और उससे होने वाले डिजीज या हेलमाइन से होने वाले डिजीज, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है और ये बेसिकली यहाँ पर टीनिया सोलियम की बात हो रही है। ठीक है, टीनिया सोलियम या किसी भी और भी पैरासिटिक निमाटोड की हम बात कर सकते हैं वहां पर कि उसमें ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये आपको देखना है, ट्राई मैरस फ्लावर होते हैं, सिन कार्पस होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। तो ये किसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये अलियम सेपा, अलियम सेपा मतलब ओनियन के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना था, हर एक फैमिली उस फैमिली के छोटे छोटे पॉइंट्स उसको आप रटते रहते उनके एग्जाम्पल के साथ, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक, फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट कन्वर्ट होता है। पूछा है आपसे इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है एंड तक। ठीक है, तभी जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में दुनिया जहान को पता है कि जॉइंटेड अपेंडेजिस होते हैं, मतलब उसके जो पैर होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं उसमें जॉइंट होते हैं। ठीक है, वो जॉइंटेड अपेंडेजिस होते हैं, मतलब जॉइंटेड अपेंडेजिस मतलब इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये उसकी बॉडी है, इस टाइप की अपेंडेजिस है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा का। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि हार्टवुड और सैपवुड में क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। हार्टवुड, हार्टवुड, सैपवुड, सॉफ्टवुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको देखना है कि आपका कौन सा
आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपको देखना है हार्टवुड एक्टिव इन वाटर कंडक्शन। ठीक है, वाटर कंडक्शन में कौन सा एक्टिव होता है? एक्टिव इन वाटर कंडक्शन, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, रिच इन रेजिन और टेनिन, ट्रैकेट्स एज मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रैकेट्स एज मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, हार्टवुड जो होता है, हार्टवुड में क्या होता है, हार्टवुड रिच इन टेनिन और रेजिन, हार्टवुड में रेजिन और टेनिन पाया जाता है। ठीक है, और जो हार्ड वुड है, जो हमारा हार्ड वुड है, हार्डवुड के अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। तो मतलब ए का 3 बी का 2, ए का 3 और बी का 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। जबकि आप और भी कर सकते थे, सैप वुड में एक्टिव वाटर कंडक्शन होता है और जो सॉफ्ट वुड है इसमें ट्रैकेड होते हैं मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। आप यहाँ से भी कर सकते थे कि डी का जो है वो 4 होगा, डी का जो 4 होगा, ठीक है, और सी का 1 होगा। ये आपके दो में मैच हो रहा है, डी का 4 और सी का 1 किसी में मैच नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से भी आप आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, in forest ecosystem, removal of decomposer such as fungi and bacteria would most directly lead to which ecological consequences? डिकम्पोजर मैंने हटा दिए, मतलब मैंने फंजाई और बैक्टीरिया हटा दिए, तो अब मेरे को क्या देखने को मिलेगा? तो मुझे एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा अंडर कंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। कहने का मतलब है जो साइकिल है वहाँ की, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होगा, मतलब जहाँ जो पड़ा है, मतलब कोई एनिमल जो है मर गया तो उसकी डेड बॉडी जो है वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर जो हैं अब वो वहाँ पर नहीं है। और न्यूट्रिएंट जो उसकी बॉडी में पड़ा है अब वो सॉयल में मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिलेगा, मतलब न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है कंप्लीट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के लिए जो है वो है मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्लेसर फ्लो हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, इन मॉडर्न फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में फाइटोप्थोरा इज प्लेस्ड विद इन किंगडम स्ट्रेमिनीपिला क्रोमिस्टा rather than kingdom fungi, which biochemical characteristic of its cell wall supports is this placement। कहने का मतलब है, ये भी वो क्वेश्चन है जो 5 से 8 क्वेश्चन में से एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछ रहा है कि फाइटोप्थोरा को जो है हमने इस किंगडम में रखा हुआ है, ठीक है, फंजाई से हटाकर, फंजाई से हटा दिया इसको और यहाँ रख दिया, तो इसके लिए क्या उसकी सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक है जो सपोर्ट करती है इस प्लेसमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए सेल वॉल कंपोज्ड प्रीडोमिनेंटली ऑफ 1,3 एंड 1,6 ग्लूकेगन एंड सेल्यूलोज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल डाइमर होते हैं, बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, तो नहीं, एक्टिन प्रोटीन के नहीं बनते हैं, ऑप्शन ए ऑलरेडी गलत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है अंडरगोइंग कॉन्टिन्यूस असेंबली एंड डिसेंबली विद इन द सेल, उसकी कॉन्टिन्यूस असेंबली और डिसेंबली होती है। ठीक है, अगला है पार्टिसिपेट करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। अगला है नीड जीटीपी चाहिए रेगुलेट करने के लिए और पॉलीमराइजेशन ऑफ इट्स बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, तो बी सी और डी ये तीनों सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ओनली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पेरिस्टोम के बारे में पूछा हुआ है। मॉस में जो पेरिस्टोम है वो क्या काम करता है? ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये बेसिकली स्पोर रिलीज में हेल्प करता है। बस इतना ही आपको पढ़ना था, ये आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, ये स्पोर रिलीज में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है और हाइग्रोस्कोपिक इसका मूवमेंट होता है रेस्पॉन्स टू ह्यूमिडिटी चेंज। ठीक है, जब भी नमी होती है तो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करता है और जो इसके अंदर के स्पोर्स होते हैं उनको ऐसे बाहर रिलीज कर देता है, कौन? पेरिस्टोम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा में वो स्ट्रक्चर बताओ जो लोकोमोशन, रेस्पायरेशन और फूड कैप्चर तीनों में रोल प्ले करता है, तीन काम करता है, तो वो होता है हमारा ट्यूब फिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
वर्टिसिलाइस्टर इज अ टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरोसेंस, तो नहीं, गलत है, साइमोज होता है। अगला है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइमोज ब्रांचिंग, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो क्या होगा कि ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ठीक है, एजर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूरिडियोस्पोर आर कंसिडर्ड द मोस्ट एपिडेमियोलॉजिकल डेंजरस स्टेज ऑफ द पक्सिनिया लाइफ साइकिल। पक्सिनिया लाइफ साइकिल के लिए यूरिडिनोस्पोर जो है एपिडेमियोलॉजिकली डेंजरस होते हैं। अगला है यूरिडिनोस्पोर यूनिसेलर होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं, मतलब N+N स्टेज देखने को मिलती है, और स्ट्रक्चर कैपेबल होते हैं रिपीटिंग द इन्फेक्शन साइकिल ऑन वीट मल्टीपल टाइम्स विद इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा कि दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है वो एंजाइम बताओ जिसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। जो इनिशिएट करता है उसका नाम बताओ और उसका ड्यूअल फंक्शन है, तो वो है रुबिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन अ लेक इकोसिस्टम में अगर ओवरफिशिंग रिमूव्स मोस्ट प्रेडेटर्स फिशेस, मतलब ज्यादा मछली पकड़ने से अधिकांश शिकारी मछलियां खत्म हो जाती हैं। ओवर फिशिंग रिमूव्स मोस्ट प्रेडेटरी फिश, तो इसमें से क्या होगा? तो देखो, तो इसमें हर्बिशियस फिश जो है वो बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, मैंने जो मारने वाली मछलियां हैं उन्हीं को हटा दिया। ठीक है, मैंने मछली इतनी पकड़ ली कि जो शिकारी मछलियां हैं वो खत्म हो गई, तो क्या होगा? हर्बीवोरस फिश जो है वो बढ़ जाएंगी, और जिसमें जू प्लैंटन कम हो जाएंगे और फाइटोप्लैंक्टन का बूम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोएसी में जो लोडिक्यूल्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिड्यूस पेरियंथ को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो देख रहे हो बहुत ज्यादा जो लोग कह रहे थे ना लेंदी है, अब उनसे बताओ कि कैसे लेंदी है। जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि लेंदी था पेपर, ये था वो था, तो उनको ना ये वीडियो शेयर कर देना ये वाली, और बोल देना देख लो आप कि आपको कैसे लगता है कि लेंदी था। अगला है फिलिफॉर्म एपरेटस जो है वो क्रूशियल होता है, एग एपरेटस का एक कंपोनेंट है। ठीक है, क्रूशियल कंपोनेंट है, बिल्कुल सही बात है। अगला है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड में पोलन ट्यूब को गाइडिंग करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? फिलिफॉर्म एपरेटस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिग्यूल जो है वो किस में पाया जाता है? जैसे ही आपने लिग्यूल देखा और आपने सिलेजिनेला को टिक कर दिया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है ग्रोथ हैबिटेट ऑफ डिकम्बलेंट स्टेम। जो डिक्यूम्बेंट स्टेम है इसमें क्या होता है? तो ये प्रोस्टेट स्टेम होती है जिसमें असेंडिंग एंड्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक मैराइन वर्टिब्रेट है जिसमें बायोन्सी है। ठीक है, मैराइन वर्टिब्रेट मेंटेन करता है बायोन्सी को बिना कंटिन्यूस तैरे हुए बाय रेगुलेटिंग गैस विद इन ए स्पेशलाइज्ड शेक कनेक्टेड टू डाइजेस्टिव ट्रैक विच स्ट्रक्चर परफॉर्म। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा ना मेंटेन बायोन्सी, आपको यहीं से समझाना चाहिए था कि जो स्विम ब्लैडर होता है वो मेंटेन बायोन्सी करता है, मतलब बायोन्सी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, या इसका काम होता है कि ये बायोन्सी को मेंटेन करे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा कि मेंटेन बायोन्सी, बायोन्सी को मेंटेन करता है कौन सा स्ट्रक्चर है? एम्पले लॉरेंजी नहीं करता, लिटरल लाइन नहीं करता, ओपरकुलम जो है नहीं करता, स्विम ब्लैडर करता है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करा, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बैट जो है वो किससे बने होते हैं? तो वो सेलिक्स अल्वा से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी टिक करा, आगे बढ़े। इतना आसान था पेपर, और आपको बस आसान कहने के लिए आपने अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए था और आपके नोट्स अच्छे बने होने चाहिए थे। मतलब आपके नोट्स में ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए थी, तब आप कह सकते थे पेपर आसान है। अदरवाइज आप कुछ भी कह सकते हो, कोई इन बातों पे ध्यान नहीं देता। आपको भी पता है आपके दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले सब यही पूछते हैं पेपर देने के बाद कि पेपर कैसा गया।
अगर आपने बोला अच्छा हो गया तो ठीक है, अगर आपने बोला नहीं नहीं पढ़ा हुआ नहीं आया था या इधर उधर की बातें करी तो वो भी समझ जाते हैं, बस बात ठीक है, आपको अब आगे क्या ही बताना है। ठीक है, सब समझ जाते हैं, सब समझदार है। लंग फिश इसमें से कौन है? तो प्रोटेप्टेरस को हम बोलते हैं लंग फिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कोरोलॉइड रूट्स आर स्पेशलाइज्ड रूट दैट आर फाउंड इन पाइनस। पाइनस में कोरोलॉइड रूट्स होती हैं? पाइनस में कोरोलॉइड रूट होती हैं? नहीं होती हैं, साइकस में होती हैं कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट किस में प्रेजेंट होती हैं? साइकस में। ठीक है, दे कंटेन सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है यार, ये तो सही है, मतलब एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम है जिसमें फार्मर ऑब्जर्व करता है जो हार्वेस्टेड प्रॉन्स है, जो उसका प्रॉन्स है उसमें सॉफ्ट सेल है और पुअर ग्रोथ है ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी इन वाटर। तो मैं समझ गया कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, इससे होने वाले रोग आपको पता होने चाहिए प्रॉन्स में। तो प्रॉन्स में क्या होता है, जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है कैल्शियम का। ठीक है, तो मतलब उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो इसमें क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग मोल्टिंग। तो इसमें ये चेंज देखने को मिलेगा। इसने पूछा है ना, प्रॉन इज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस कंडीशन। इस कंडीशन से क्या होगा प्रॉन्स में? तो जो एक्सोस्केलेटन जो उसका बनने वाला है मोल्टिंग के दौरान, उसमें डिफरेंस होगा या उसमें चेंजेस होंगे। बस इतना सा करना है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अश्वगंधा के पौधे में जो गाइनोसियम है वो कैसा होता है? ठीक है, वो इसमें से कैसा होगा अश्वगंधा के उसमें? तो वो बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, सुपीरियर है और ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी पाई जाती है गाइनोसियम में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ बोला गया है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे बहुत तेज सनलाइट है और हैवी वेहिकुलर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, और नाइट्रोजन का लेवल और हाइड्रोकार्बन का लेवल वहाँ की एयर में ज़्यादा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल, हाइड्रोजन का लेवल, वहाँ बहुत तेज सनलाइट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसके कारण शाम के समय वहाँ के रहने वाले लोगों की आँखों में जलन होती है, इरिटेशन होती है और उनको दिखना कम हो जाता है। मतलब उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब दूर तक वो नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए कौन-सा इनमें से रेस्पॉन्सिबल है? ओज़ोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या लेड एसिरोल है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड होता तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती, तो ये नहीं है। लेड एरोजोल नहीं है। अब बचे आपके दो ऑप्शन, सी हो सकता है या डी हो सकता है। देखो, सनलाइट और ट्रैफिक की बात हो रही है, सनलाइट की अगर बात हो रही है तो ओजोन आंसर हो सकता है, और आंखों में जो इरिटेशन होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन सी भी हो सकता है, आंसर डी भी हो सकता है। और आयोग ने जो आपका आंसर माना हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी को माना हुआ है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आयोग ने जो कल रात इसकी आंसर की दी है उसमें ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरे स्टेट में कोई एग्जाम हो तो वहां पर CO2 SO2 को करेक्ट आंसर मान लें। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैंने आपको दोनों केस समझा दिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड डीएनए इन बैक्टीरिया जो टिपिकली अरेंज होता है कौन से स्ट्रक्चर में? ठीक है, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड डीएनए पूछा गया है। तो ये जो होता है ये नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड लूप्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है या इसको इस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल के लिए इनमें से कौन सी चीजें ट्रू हैं? कैल्शियम पैक्टेट जो है पॉलीसैकेराइड है, मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है। लिग्निन जो है पॉलीसैकेराइड है, मिडल प्राइमरी सेल वॉल का पार्ट है। सेलुलोज जो है बीटा सेलुलोज का पॉलीसैकेराइड है और प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है। सेल वॉल में प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होता है। तो आपके चार जो ये हैं ऑप्शन है, इसमें से आपको चुनना है कि सही कौन सा है। तो देखो, कैल्शियम पैक्टेट जो होता है ये मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। लिग्निन जो होता है प्राइमरी सेल वॉल में होता है, तो ये गलत है। सेलुलोज जो है बीटा सेलुलोज का बीटा ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है, प्राइमरी दोनों में पाया जाता है। और सेल वॉल में कोई भी प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो बट आपका जो ऑप्शन है A C D बन रहा है। A C, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, बी तो गलत है।
यहाँ पे बी आ रहा है, बी गलत है, तो मतलब ए और सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें ये कंफर्म है हमारा बी ऑप्शन गलत है, तो बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, एक ऑप्शन बचा वही करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिविंग फॉसिल पूछा है। जैसे ही आपने लिविंग फॉसिल पूछा, आपको सीधा सीधा ऑप्शन की तरफ चला जाना चाहिए था कि लिविंग फॉसिल इन चारों में से कौन सा है। तो जैसे ही आप देखोगे जिंको बाइलोबा आपका लिविंग फॉसिल होता है, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। आपको आंसर लगाना था, टिक, आगे बढ़ना था, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्या आप करोगे पूरा जान के। जब लिविंग फॉसिल पूछा है तो ऑप्शन देख लो, चारों में से एक ही है। आगे चलते हैं। आगे है सिफिलेरस वायरसेंस, जो एक इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है एग्रीकल्चर में बिकॉज इट एक्ट एज। जो सिफेल्यूरेंस वायरेंस है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपसे पूछा हुआ है। तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोट करने वाला हार्मोन है। या ये रेड रस्ट डिजीज करता है टी और कॉफी प्लांट में, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है बायो फर्टिलाइजर दैट फिक्सेस एक्सुअल नाइट्रोजन इन राइस पैडीज, या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट दैट सॉइल बॉर्न निमाटोड्स। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो या तो ये हो सकता है कि ये रेड रस्ट करता है, या फिर ये डी हो सकता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है जो सॉइल बॉर्न निमाटोड के अगेंस्ट। तो देखो रेड रस्ट जो है डिजीज करता है टी और कॉफी में, लेकिन हमसे पूछा है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब जो फायदा करता हो, तो रेड रस्ट टी और कॉफी में बीमारी करेगा, तो ये इकोनॉमिकली नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पे गलत करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पूछा है। अगर ये पूछा होता कि ये करता क्या है, तो हम बता देते सीधा कि भैया चाय और कॉफी में ये रेड रस्ट नामक बीमारी करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा है विच टिश्यू फॉर्म्स वुड, लकड़ी क्या बनाती है, लकड़ी कौन बनाता है। तो हमें इतने बहुत प्यार से पता है कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसी का दूसरा नाम होता है वुड। सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे ऐसे टिक लगाना था और आगे बढ़ना था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट हाइड्रा immobilizes its prey using specialized stinging cells contain nematocyst। आपको पता होना चाहिए था कि हाइड्रा में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, और वो किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है। कहने का मतलब है हाइड्रा किस में आता है, तो हाइड्रा आता है निडेरिया में। बस आपको इतना याद होना चाहिए था। सिलेंटेटा या निडेरिया, निडेरिया दिया हुआ है, निडेरिया पे टिक करना था, आगे जाना था बस। अगला है इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसलोकेट होता है फ्लोएम में। फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो जाता है सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, तो सुक्रोज जहां पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉन्ड वाटर में रिसर्चर ने देखा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जो मूव करता है सूडोपोडिया से और खाना एंगल्फ करता है फेगोसाइटोसिस से। ठीक है, पॉन्ड वाटर देख लिया, यूनिसेलर देख लिया, फेगोसाइटोसिस होता है, सूडोपोडिया होता है। आपको पता है कि सूडोपोडिया किसमें पाया जाता है, एमीबा में। एमीबा देखा, ऑप्शन नंबर डी है, टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए। ठीक है, अगला है मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है हैप्लॉइड मेगा स्पोर का बनना डिप्लॉइड मेगा स्पोर सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है कि हैप्लॉइड मेगा स्पोर का बनना डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल से, इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है डेवलपमेंटल म्यूटेशन इन चिकन एम्ब्रियो प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। प्रिमिटिव स्टिक नहीं बनेगी, ऐसा कुछ चेंज हुआ है चिकन के एम्ब्रियो में। विच मेजर मॉर्फोजेनेटिक इवेंट वुड बी मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड, कौन सा मॉर्फोजेनेटिक इवेंट अफेक्ट होगा। तो जैसा कि आपको पता है अगर चिकन के एम्ब्रियो में ऐसा म्यूटेशन हुआ है जो प्रिवेंट कर रहा है प्रिमिटिव स्टिक को बनने नहीं दे रहा है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो उसके जर्म लेयर को अफेक्ट हुआ हो, ठीक है, जर्म लेयर में म्यूटेशन हुआ हो, या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में। ठीक है, या फिर गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में। अब आप अपना ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या है, जर्म लेयर फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जाइगोमाइकोटा में कौन सा इसमें से आता है, कौन सा जाइगोमाइकोटा का पार्ट है जो डिस्टिंक्ट फाइलम है और एंटायरली ऑफ
आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंगाई, इसमें आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई इसमें आती हैं। पहले ये पार्ट था जाइगोमाइकोटा का, तो ये है ग्लोमेरुलोमाइकोटा का। इसका अगर मैं एग्जांपल मुझे याद आ रहा है तो ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरस ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है, तो है ग्लोमेरुलस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, या ग्लोमस, ग्लोमस ग्लोमस, ठीक है, GLOMUS ग्लोमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम में स्टील कौन सी होती है? तो लाइकोपोडियम में जो स्टील पाई जाती है वो पाई जाती है प्रोटोस्टील। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच जू जियोग्राफिकल रीजन इज नोन फॉर एनिमल सच एज जिराफ, जेब्रा और अफ्रीकन एलिफेंट? तो ये किस रीजन में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था इथियोपियन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, आर्टिमिसिन जो है ये मलेरिया के लिए दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं मलेरिया में। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट अजाडिरेस्टा इंडिका, मतलब नीम से ही मिलता है? तो नीम से तो नहीं मिलता है, ठीक है, ये नीम से नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो एजर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है? फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोसिस्ट के बारे में पूछा है। तो हेट्रोसिस्ट जो है क्या काम करता है? तो हेट्रोसिस्ट आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, जिसके अंदर एंजाइम नाइट्रोजिनेज यूज होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाला आंसर आपका करेक्ट था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था, सिर्फ अपने काम की चीज़ ढूंढो, ऑप्शन पे टिक मारो, आगे बढ़ो। अगला है जो C4 पौधे होते हैं उनमें केल्विन साइकिल, C3 साइकिल कहाँ पर होती है? तो वो होती है बंडल शीथ सेल में ही, बंडल शीथ में ही C3 साइकिल होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, CIB क्रोमोसोम जो है वो डेवलप करे थे और यूज करे थे HJ मुलर ने, जो कि क्या डिटेक्ट करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं एक्स लिंक लीथल म्यूटेशन को डिटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से आपसे पूछा है, ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी स्टडी वर्टिब्रेट स्पेसिमेन शोज नोटोकॉड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉड रिप्लेस जो आती है वर्टिब्रल कॉलम से, paired appendages and closed vascular system with ventral heart which feature confirm its placement of chordata। chordata में क्या पाया जाता है? कहने का मतलब सिंपल सा इतना पूछा है। तो chordata में क्या होता है? पोस्ट एनल टेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट देखी जाती है, इसीलिए उसको chordata में रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मालवेसी फैमिली के लिए करेक्ट हमसे पूछा है कि इसमें से मालवेसी फैमिली में कौन कौन बिलोंग करता है? आर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस एंड एल्बीमोस्कस एस्कुलेंटस हैव डाइडेल्फस स्टेमन, सिनकार्पस ओवरी या फ्री स्टिग्मा इक्वल नंबर टू द नंबर ऑफ कार्पल? तो नहीं, ए हमारा सही है। डाइडेल्फस स्टेमन होता है, ये गलत है। सिनकार्पस होता है मालवेसी, बिल्कुल सही है। और इसमें ये 3 फ्री स्टिग्मा होते हैं जो कि इक्वल होते हैं कार्पेल के नंबर के बराबर, तो ये सही है। ए, सी और डी सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए, या मैं कहूँ सीधे सीधे रटे होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और आपने अगर याद नहीं करा है और आपने अगर ये रटा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ हो गया, समझो। कहीं ना कहीं जब अपनी गलती होती है तो उसको मानना चाहिए कि हमारी गलती है, हम नहीं पढ़े, हम इसको देखते हैं अपनी गलती को और आने वाले पेपरों में इसको सुधारेंगे। ये कहना गलत है कि पेपर टफ था, इधर था उधर था, वो फालतू की बातें होती हैं सब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिस्ट स्टडिंग लार्वा फॉर्म फाइंड बोथ एनेलिडा एंड मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का में कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है? बस आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए था कि ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही था आपका। बाकी आप पढ़ते रहोगे तो दुनिया जहाँ की कहानी है वो तो लिखी रहेगी। उसमें सिमिलर फ्री स्विमिंग होता है, लार्वा स्टेज है, लार्वा सपोर्ट करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, तब भी आपको आंसर सी पे ही जाना है। तो क्यों ना यहीं से पता लग जाए कि एनालिडा मोलस्का दोनों में एक ही लार्वा मिलता है, वो है ट्रोकोफोर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रिजर्वियर रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रन ऑफ फ्रॉम नियर बाय एग्रीकल्चर फील्ड आफ्टर ए फ्यू वीक फिश मोर्टेलिटी इंक्रीज ड्रामेटिकली। मतलब मछलियाँ जो है मरने लग जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारा फर्टिलाइजर जो है किसी खेत से आ रहा है
जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं उस पानी में, ठीक है। इसमें से ये बताओ फिश की डेथ के लिए कौन सा स्टेटमेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गल बायोमास कॉजिंग ऑक्सीजन डिप्लेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है इसलिए फिश जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रही है और मर जा रही है। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को उस एल्गल मास को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बीओडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है या सही नहीं है, कौन सा नॉट करेक्ट लिखा है, कौन सा सही नहीं है। पेलिनो पेलियो पेलिनोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल सीड मॉर्फोलॉजी। पेलियो पेलिनोलॉजी ऑयल और कोल का मतलब इसके लिए फैसिलिटेट करता है एक्सप्लोरेशन को। पेलियो पेलिनोलॉजी कैलकुलेट करता है एज फॉसिल पॉलन की। पेलियो पेलिनोलॉजी हेल्प करता है एंशियंट वेजिटेशन को डिटेक्ट करने में। तो देखो, पेलिनोलॉजी कहीं ना कहीं ये आपके पॉलन से रिलेटेड होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन। सीड मॉर्फोलॉजी आंसर होगा नहीं, तो मतलब ए तो आपका ऑलरेडी गलत हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये तो नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म है। ये है कि आपका नॉट करेक्ट पूछा है, तो ए तो नहीं है। अगला है पेलिनोलॉजी में ऑयल और कोल से रिलेटेड, बिल्कुल है। एज ऑफ फॉसिल पॉलन इसके लिए भी होता है, और एंशियंट वेजिटेशन बताता है, ये भी है। तो ए बी सी डी तीनों सही है। गलत क्या है, सी। गलत क्या है, ए। तो एक गलत कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। हमसे पूछा है जो करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर दिया है, सी में, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन किसे हम बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलते हैं, एक में हो जाए सिनगेमी और दूसरे में हो जाए ट्रिपल फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मैचिंग करनी है। आपको मैचिंग में एक ही चीज देखना चाहिए था कि बल्ब किस में प्रेजेंट होता है। बल्ब प्रेजेंट होता है ओनियन में। ओनियन को साइंटिफिक नेम इसका होता है अलियम सेपा। तो डी का वन कहाँ पर है, डी का वन एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर आपका करेक्ट है। आगे बढ़ो। बाकी आप मैचिंग देख लेना, मैचिंग तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, तो वैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ट्यूबर किस में होता है, आलू में होता है, ठीक है। राइजोम किस में होता है, अदरक में होता है, जिंजर में है। कॉर में किस में है, कोलोकेशिया में होता है। बस। अगला क्वेश्चन। अगला है उडोगोनियम की कैप सेल्स से ये रिलेटेड है। उडोगोनियम में, तो उडोगोनियम की जो कैप सेल्स है ना, वो तब बनती है जब प्लांट की सेल वॉल रप्चर हो जाती है और उसमें डिपोजिशन हो जाता है न्यू वॉल रिंग का सेल डिवीजन के दौरान। तो इससे बनती है कैप सेल्स, ठीक है। तो उडोगोनियम के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राना ट्रेगनिना में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो है स्ट्रक्चर हेल्प करता है डायरेक्टिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू डिफरेंट आर्टेरियल आर्केज में। वो कौन करता है, तो वो करता है कॉनस आर्टरियोसिस विद स्पाइरल वॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा है एंडोशियम इन रेननक्लोसी इज इनडेफिनिट। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ज़्यादा नीचे हो गया है। एंडोशियम जो है वो रेननकुलेसी में वो होते हैं इंडेफिनेट, और नंबर ऑफ स्टेमन जो है वो न्यूमरस होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि एजर्सन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये इंडेफिनिट है, एंडोशियम इंडेफिनिट है। ये यहाँ पे उनके नंबर और स्पाइरली अरेंज की बात कर रहा है इसलिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा है कि आपको कैराग्रीन जो है ये किससे मिलता है। तो सीधा सीधा आपको पता है कॉन्ट्रास्ट से मिलता है, ये CHONDRUS। एक ही ऑप्शन देखना है, ऑप्शन नंबर ए में कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, आगे कुछ आपको देखना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोनोकोट में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मोनोकोट के जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पॉलीआर्क होते हैं, रेडियल होते हैं, एक्सार्क होते हैं। एंडार्क तो नहीं होते, तो मतलब दोनों गलत हो गए, एक्सार्क होते हैं और रेडियल होते हैं। तो इसलिए कॉन्जॉइंट भी नहीं होते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। और ऑप्शन नंबर सी दिया है डी में, तो इसलिए आपका डी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला है ड्यूरिंग ए डाइसेक्शन ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश को आपने काटा, ठीक है, और आपने देखा वाटर एंट्री में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, तो वो करता है मेड्रीपोराइड।
मेड्रीपोराइट वाटर की एंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चिलगोजा क्या है? तो चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है। वो किससे मिलता है? वो मिलता है पाइनस जियाडिना का जो सीड है वो है ये। पाइनस जियाडिना का जो सीड है उसको हम बोलते हैं चिलगोजा, और वो एक टाइप का ड्राई फ्रूट है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच रीजन ऑफ डीएनए इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड करता है? तो ये हमेशा प्रमोटर से बाइंड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल फर्टाइल जोन ऑफ कैप्सूल सिचुएटेड बिटवीन एपोफाइसिस एंड ओपर्कुलम। कैप्सूल का वो हिस्सा जो फर्टाइल है। आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, एक थीका में और एक कॉल्यूमेला में। तो जब भी कॉल्यूमेला की बात आएगी, कॉल्यूमेला स्टेराइल होता है, STERILE स्टाइल होता है, जबकि थीका जो है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल पोर्शन को हम बोलते हैं थीका। फर्टाइल ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहुत से लोगों ने जल्दबाजी में कॉल्यूमेला आंसर लगा दिया होगा, लेकिन वो गलत है, स्टाइल होता है वो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, बिल्कुल सही है। एनर्जी लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल फॉलोइंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एजर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है एजर्शन को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मार्केंशिया के स्पोरोफाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? हैप्लॉइड इलेटर्स पाए जाते हैं मार्केंशिया में। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है स्पोर जो डेवलप होता है गैमेटोफाइट में और बियर करता है एंथीडियम आर्किगोनियम। डाइसेंस बाय द रप्चर ऑफ ओपर्कुलम कैलिप्ट्रा पेरिगैनियम एंड पेरिचिटियम फॉर्म प्रोटेक्टिव शीट सराउंडिंग द स्पोरोफाइट। तो इलेटर्स होते हैं हैप्लॉइड इलेटेड, हैप्लॉइड इलेटर्स जो हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में, तो गलत है। स्पोरोफाइट में ये दोनों नहीं, एंथीडिया आर्किगोनियम नहीं होता। ओपर्कुलम पाया जाता है, नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक मरीन बायोलॉजिस्ट है जो स्टडी करता है स्पंज की कॉलोनी का, और वो बोलता है कि वाटर एंटर होता है ऑस्टिया से, पास करता है सेंट्रल कैविटी और एग्जिट होता है ऑस्कुलम से। अब आप ये बताओ वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर बताओ जो हेल्प करता है यहाँ पर वाटर करंट को, वाटर करंट बनाने में कौन सा स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है? तो वो करती हैं कोएनोसाइट्स सेल्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट सर्व एज प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल। एनिमल में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अगला है मैसेल्सन और स्थाल ने जो प्रूव किया था डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर, उसके लिए कौन सा माइक्रोव यूज किया था? तो वो यूज किया था इकोलाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सोरिडिया क्या होते हैं? तो सोरिडिया का नाम जैसे ही आपने सुना आपके दिमाग में खट से आ जाना चाहिए था लाइकन। ठीक है, तो लाइकन वाला ऑप्शन आप देख लो। लाइकन लाइकन लाइकन, एक ही में लाइकन है, यही करेक्ट आंसर है। अगला है विच स्ट्रक्चर इन यूग्लिना सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस ऑफ इट्स इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। यूग्लिना में कनेक्टिव लिंक, यूग्लिना को हम कनेक्टिव लिंक बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच का। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है? तो क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें पायरिनोइड्स होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बीरबल साहनी, बीरबल साहनी जैसे ही आपने सुना आपका आंसर लखनऊ पे टिक हो जाना चाहिए था, आपका हाथ बढ़ जाना चाहिए था लखनऊ पे टिक करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है कि स्टार्च इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज। पहले स्टार्च को कन्वर्ट करा माल्टोज में, फिर जो है एंड लेटर इनटू ग्लूकोज बिफोर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्टार्च कन्वर्ट हुआ माल्टोज में, फिर माल्टोज से ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा है कि इस दो स्टेप में कौन से एंजाइम यूज हुए? तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है अमाइलेज। ठीक है, और यहाँ पर इस माल्टोज को ग्लूकोज करने के लिए है माल्टेज। ठीक है, बस ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो।
अगला क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ऑफ फेराटीमा पोस्टुमा। फेराटीमा में वो कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसके ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दिया होगा जल्दबाजी में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पे फेराटीमा पूछा है मतलब अर्थवर्म पूछा है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वही, ये भी एक वही क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते थे या आप तुक्का लगा सकते थे, 5 से 8 क्वेश्चन में ये गिना जाएगा। एजर्शन है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पीपीपी ऑपरेट्स पैरेलल टू ग्लाइकोलाइसिस इन प्लांट सेल। ठीक है, पीपीपी प्राइमरली जनरेट्स एनएडीएच फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। दोनों सही है लेकिन ये इसको करेक्ट नहीं एक्सप्लेन करता है। दोनों सही है, रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डार्विन ने समझाया था इवोल्यूशनर प्राइमरली थ्रू विच मैकेनिज्म। तो डार्विन का क्या फेमस है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। बस यही आपको लगाना था। अगर आपको ये दो शब्द पता थे तो आपने सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाना था, आगे बढ़ जाना था। ठीक है, पूछा गया है जॉर्ज बेंथम एंड हुकर का कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है हेस्पेरिडियम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो ये सिंपल फ्लैशी फ्रूट है या जूसी प्लेसेंटल हेयर फॉर एडिबल पार्ट है, ये बनाता है एडिबल पार्ट जूसी प्लेसेंटल हेयर। सोरोसिस कंप्लीट फ्रूट है। फ्लैशी थैलेमस फॉर्म द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। तो देखो थैलेमस तो ये नहीं है। ठीक है, थैलेमस ये नहीं है, थैलेमस ये नहीं है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट है, जूसी प्लेसेंटल हेयर बनाते हैं। सोरोसिस ये कंप्लीट फ्रूट है। ठीक है, हिस पैरेडियम, हिस पैरेडियम। ठीक है, तो देखो ये सोरोसिस तो नहीं है, कंप्लीट फ्रूट ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोरोसिस का ये एग्जांपल नहीं है, सोरोसिस का एग्जांपल नहीं है, मतलब सी और डी नहीं है। सी यहाँ है, सी काट दो, डी काट दो, तो ऑप्शन बचेगा ए और बी। तो ए और बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि डी यहाँ पर है, डी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, मतलब सी और डी आंसर में नहीं होना चाहिए। अब जो बचा ऑप्शन वही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है मैचिंग स्पायरोगैरा यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस वॉल्वॉक। जब आप इस क्वेश्चन को देखा तो आपने ये देखना चाहिए था लिटिल कॉन्जुगेशन जैसे ही आपके दिमाग में चमका तो सीधा सीधा आपके दिमाग में स्पायरोगैरा आना चाहिए था कि ए का दो तो है करेक्ट, ए का दो जो है एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया और आगे बढ़ो सीधा। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आगे चलो। ठीक है, या फिर आपने यहाँ ये देखा होना चाहिए था कि गर्डल लाइक जो ये सिंग्यूमन लाइक या गर्डल शेप जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस में मिलता है, तो ये मिलता है यूलोथ्रिक्स में। अगर आप बी का 4 भी लगाते तो बी का 4 भी यहाँ पर आपका सही हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आर्थ्रोपोडा में कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जब इसमें पूछा है आपने डाइसेक्शन के दौरान देखा स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें न्यूमेरस थिन ट्यूब्यूल्स थे, ओपनिंग होती है जिसकी हाइंड गट में आर्थ्रोपोडा का स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। इतनी कहानी पढ़ने से अच्छा है सीधा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो, आर्थ्रोपोडा देखो। आंसर क्या होगा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। आर्थ्रोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, बी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इक्विसेटम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेम जॉइंटेड होती है, रिब्ड होती है, एपिडर्मिस सिलिसिफाइड होती है, स्ट्रोबिलाई कंपोज्ड होता है स्पोरेंजियोफोर का, और इलेटर हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में। ठीक है, किसकी बात चल रही है, इक्विसेटम की। तो इक्विसेटम में क्या होता है, रिब्ड भी पाए जाते हैं, एपिडर्मल में सिलिका भी होता है, स्पोरेंजियोफोर्स भी होते हैं, स्पोर डिस्पर्सल के लिए इलेटर्स भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी चारों स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
इन अ पेशेंट विथ किडनी फेलियर यूरिया एक्यूमुलेट्स इन ब्लड स्ट्रीम, उसकी ब्लड में यूरिया जमा हो रहा है। विच कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम प्राइमरली ट्रांसपोर्ट यूरिया फ्रॉम टिश्यू टू द किडनी। आपको सिर्फ ये लाइन ध्यान देनी थी, यूरिया फ्रॉम टिश्यू टू किडनी। यूरिया को टिश्यू से किडनी में कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। दो ही चीज पूछ सकता था, या तो ये पूछता या फिर डायलिसिस। ठीक है, दो ही चीज पूछनी थी, यूरिया से दो ही चीज पूछनी थी, डायलिसिस या किससे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट पूछ लिया। दूसरे में डायलिसिस हो सकता था, या फिर अगर ऑप्शन दूसरे रहते तो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है स्टोमेटा ओपनिंग के लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होती है। ये सब आपका वैसे ही लिखा हुआ है, इसे पढ़ने के लिए। आपने ऑप्शन देखा पोटाशियम है, पोटाशियम पे टिक लगाया, स्टोमेटा ओपनिंग पढ़ा, टिक लगाया, आगे बढ़ा। ये वो तरीके हैं जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। बाकी आपको पूरी कहानी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। आपका पेपर, आपका टाइम, आप ही को 2 घंटे मिले हैं, आप पूरा कर सकते हैं। कहानी पढ़नी है पूरी, पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन है, इन ए डीप एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक एन ओशियन, ओशियन वाला इकोसिस्टम है जहां पर पिरामिड ऑफ बायोमास इज टिपिकली इन्वर्टेड। बायोमास का पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, अ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटो प्लैंकटन इज स्मॉल, स्टैंडिंग क्रॉप जो फाइटो प्लैंकटन है वो बहुत छोटी है और उनमें हाई रेट ऑफ टर्नओवर और रिप्रोडक्शन होता है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है वो होगा सी, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। अगला क्वेश्चन, अगला है पल्विनस। पल्विनस में अगर आपने देखा होगा तो पल्विनस होता है लीफ बेस पर प्रेजेंट होता है और ये लीव्स ऑफ लेग्यूम, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेग्यूम की लीव्स का। ठीक है, टर्गर चेंज, या इसका एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता था, पल्विनस टर्गर चेंज का एक क्वेश्चन हो सकता है कि टर्गर चेंज की वजह से लीफ में क्या होता है, तो एक वो भी क्वेश्चन है, बट वो ऑप्शन नहीं था। तो लीफ ऑफ लेग्यूम्स ही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट लाइकन, लाइकन के लिए स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट है। लाइकन जो है फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, बिल्कुल सही है। एल्गी इंडिकेटर है SO2 और नाइट्रोजन पॉल्यूशन का, बिल्कुल सही है। रेंडियर मॉस जो है फ्रूटिको लाइकन है, या टेनिन हाइड इनटू लेदर। तो देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है चारों आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑप्शन देख लो ABCD, नहीं डी वाला सही है कि चारों हमारे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है, ये साइंटिस्ट हैं और इस तरफ लिखा है इनका कंट्रीब्यूशन। अगर आपको दो चीज पता होती कि बारबरा मैक्लेंटॉक ने जंपिंग जीन की डिस्कवरी करी है तो बी का हो जाता 4। बी का 4 जो है दो ऑप्शन में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब आप यहाँ पर फंस गए। ठीक है, लेकिन आपको दूसरा पता होना चाहिए था कि जो रोजेलिंड फ्रैंकलिन है, रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने फोटो 51 के ऊपर काम किया था। ठीक है, फोटो 51 से ये रिलेटेड है, तो ए का हो जाता आपका 2। ए का 2 जैसे ही आपने देखा तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई इफ एंड बट नहीं है, सीधा सीधा देखना है, आंसर पे टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनफेक्ट टीनिया सोलियम की कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के लिए टीना सोलियम की इन्फेक्टिव स्टेज वो है सिस्टी सर्कस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में उसने मोनोक्लेमाइडाई को कहाँ पे रखा हुआ है, तो एक सब क्लास है डाइकॉट की। ठीक है, मोनोक्लेमाइडी डाइकॉट की एक सब क्लास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग इंटरेक्शन विद बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। जहां पर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो बनाते हैं निश, NICHE निश। तो निश का आंसर एक ही है, इकोलॉजिकल निश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन्होंने एक बात बोली है कि एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वहां पर एक स्पीसीज रहती है अपने इकोसिस्टम में जहां पर उसका इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक के साथ, तो वो होता है निश। ये पूरा बनाता है एक निश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पेपिलोनेसी। ये भी वो क्वेश्चन है कि जहां पर आपको याद होने चाहिए थे इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है,
पेपिलोनेसी क्या होता है? ये यूनिकार्पलरी होता है। पहली बात तो यूनिकार्पल होते हैं पेपिलोनेसी में, तो बाइकार्पलरी वाले ऑप्शन ही हट गए, ठीक है। दूसरा ये होता है हमारा डाइडेल्फस। तो डाइडेल्फस में अब चौथे वाले ऑप्शन में हमने दो ऑप्शन कट गए, चौथे ऑप्शन में देखा मोनोडेल्फस, तो ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें दो बातें याद रखनी थी कि यूनिकार्पलरी है और डाइडेल्फस है। बाइकार्पलरी है इसलिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मोनोडेल्फस है इसलिए तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, जो बचा वही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, नोट्स आपके अच्छे बने होने चाहिए और उसको आपने बहुत बार पढ़ा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का वो रीजन बताओ जिसमें डिड नॉट एनकाउंटर लिंकेज इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे उसमें उसको लिंकेज देखने को नहीं मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसने कॉम्बिनेशन लिए ट्रेड के उसमें लिंकेज होता ही नहीं है, वो लिंकेज शो ही नहीं करते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अर्थवर्म लिविंग इन मॉइस्ट सेल परफॉर्म रेस्पिरेशन मेनली थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस अ मॉइस्ट बॉडी सरफेस, विच एडेप्टेशन फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। कहने का मतलब है अर्थवर्म है, अर्थवर्म जो है वो अपना गैसियस एक्सचेंज ना डिफ्यूजन के द्वारा करता है और बॉडी की सरफेस से। तो वो क्यों करता है? क्योंकि थिन वस्कुलर स्किन होती है और उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ये ऑर्गेनल दे दिए, ऑर्गेनल्स दे दिए और इनके मार्कर एंजाइम्स। तो ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये भी आप उन 8 क्वेश्चन में से ही है जो आप देख सकते थे, छोड़ सकते थे, तुक्का लगा सकते थे यहाँ पर भी। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम या गोल्गी एपरेटस। तो इसमें आपको जो देखना था वो ये देखना था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब हमें आगे और देखना पड़ेगा। जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है गैलेक्टोसाइटल ट्रांसफरेज होता है। तो मतलब बी का 2 कहाँ पे है? ये कट गया, ये कट गया, ये रह गया, और ए का तो यहाँ पे 3 था, ये तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आप मैचिंग कर सकते हो। पेरोक्सिसोम जो है वो कहाँ पर होता है? वो होता है लैक्टेट के लिए इस्तेमाल होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए, उसमें एंजाइम होता है। और गोल्गी में होता है यूरिएट ऑक्सीडेज। ये आपको याद कर लेना, हो सकता है आपके किसी और एग्जाम में ये पूछा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है एक्जेतु में क्या आता है? तो एक्जेतु में आते हैं हमारे सीड बैंक्स, ठीक है। ऑप्शन जब आप देखोगे तो सीड बैंक ही आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट है, सीड बैंक्स। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आर्बोरियल मैमर्स वहां पर मिलेंगे, कलरफुल पैरट मिलेंगे, पॉइजन का डार्ट फ्रॉग मिलेगा। अब ये बताओ कौन से जू जियोग्राफिकल रीजन में ये देखे जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियो ट्रॉपिकल रीजन। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो एंजाइम बताओ जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्टमक में। तो वो होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन या रेनिन, दो ही होते हैं। रेनिन बच्चों में पाया जाता है, पेप्सिन अडल्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ डॉटर कॉलोनी द एम्ब्रियो अंडरगो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉल्ड इन्वर्जन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और inversion is necessarily because the initial division result in flagellar ends of the cell pointing towards the interior of the synovium। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें इनिशियल डिवीजन होता है जिसमें फ्लैजिलर एंड होता है, वो आउट टूवर्ड्स सिनोबियम की तरफ होता है, सिनोबियम के एंटीरियर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा, मैंने आपको इतनी सारी बातें करते हुए, समझाते हुए, तब भी इस पूरे पेपर को कम से कम 1 घंटा 20 मिनट के आसपास कर लिया है, ठीक है। अब जो आपके 40 मिनट बचते थे आपको उसमें अपनी OMR शीट फिल करनी थी। ये सब तब पॉसिबल हो पाता अगर आपने अपने नोट्स अच्छे से बनाए होते और उसको कम से कम 10-12 बार रिवीजन किया होता, तब आपको ये पेपर आसान लगता। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको इस पेपर से अपने आने वाले TGT 2026 में हेल्प मिलेगी
और जिनका जीआईसी का पेपर है उनको इस वीडियो को देखकर जाना है ताकि उनको आइडिया रहे कैसे पेपर करना है और कैसे कम टाइम में सॉल्व करते हैं पेपर को। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।